बीजेपी कैंडिडेट संजय भाटिया ने अपना नामांकन फाइल किया। उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी रही। नामांकन से पहले संजय भाटिया ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। नामांकन के बाद संजय भाटिया ने कहा, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, हरियाणा के हितों को राज्यसभा में उठाना मेरी प्राथमिकता होगी। लोकसभा चुनाव में टिकट काटने पर संजय भाटिया ने कहा, बीजेपी में पार्टी का फैसला ही अंतिम होता है। पार्टी मुझे जिस रूप में देखना चाहती है और जैसी जिम्मेदारी देती है वही निभानी पड़ती है। उधर कांग्रेस ने कर्मवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया। ये उनका पहला चुनाव होगा। उधर रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले सतीश नांदल राज्यसभा के लिए तीसरे उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन फाइल करते नजर आए। वहीं चुनावी रण में 3 प्रत्याशी होने से एक बार फिर से पहले की तरह ही खेला होने के आसार बढ़ गए। राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट बनाए गए बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया की अगर बात करें तो संजय भाटिया पानीपत के मॉडल टाउन के रहने वाले हैं। कॉलेज के समय से वो बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। 1987 में एबीवीपी के मंडल सेक्रेटरी बने और फिर 1989 में जिला महासचिव बने। 1998 में उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का राज्य महासचिव बनाया गया। हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो करनाल से सांसद बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने करनाल से संजय भाटिया का टिकट काटकर मनोहर लाल को दिया। इसके बाद संजय भाटिया को विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़वाया गया। इसके बाद से ही वो संगठन में सक्रिय थे। संजय भाटिया बीजेपी के पुराने अनुशासित और संगठन केंद्रित नेता हैं। हरियाणा बीजेपी में पंजाबी चेहरे का प्रतिनिधित्व भी वो करते हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, संजय भाटिया के नाम पर मुहर लगाई है बीजेपी ने। जाहिर तौर पर एक सक्रिय राजनीति में उतरे हुए व्यक्ति हैं संजय भाटिया, लेकिन इसके पीछे की क्या रणनीति बीजेपी की? देखिए, संजय भाटिया जो हैं वो पंजाबी चेहरा, जैसे आपने कहा, पंजाबी खास तौर पे जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड पंजाबी हैं, जो 1947 की जंग के बाद जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि हरियाणा में 2 तरह के पंजाबी होते हैं। एक तो पंजाब के रहने, जो पंजाब महापंजाब से अलग हुए थे वो पंजाबी, और एक जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे। ये पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे, वो पंजाबियों का नेतृत्व करते हैं। और दूसरा, इनकी ग्राउंड पे पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे, मनोहर लाल जी के लिए इन्होंने सीट छोड़ी, उसका बेनिफिट इन्हें मिल रहा है। संगठन में डेडिकेटेड, जिसे कहते हैं कि डेडिकेशन के साथ लगे रहना, इनकी सबसे बड़ी काबिलियत है। और सबसे बड़ी बात है कि कितनी बड़ी रैली हो, रैली को संभालना, किस तरीके से वर्कर को बांध के रखना है, वर्कर को रैली में आने के बाद उठ के ना जाए, रैली मैनेजमेंट में इनकी मास्टरी है। तो इस करके इनका जो संगठन में नाम बहुत ज्यादा प्रमुखता से लिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूं तो ये राज्यसभा का चुनाव जो है इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास 48 एमएलए है और कांग्रेस के पास 31 एमएलए, और दूसरी तरफ 3 निर्दलीय एमएलए हैं और 2 जो हैं इनेलो के पास एमएलए। अब हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटें, पहली राज्यसभा सीट जिसमें कि संजय भाटिया की जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है। पहली प्रेफरेंस अगर कहूं तो जिस तरीके से पहली प्रेफरेंस वोट दी जाती है, 31 एमएलए अगर पहली प्रेफरेंस में संजय भाटिया को दे देते हैं, संजय भाटिया राज्यसभा उम्मीदवार जो राज्यसभा की सीट पर विजयी हो जाते हैं, तो बीजेपी के पास 17 कैंडिडेट बच जाएंगे। 2 इनेलो के अगर उनके साथ आ जाते हैं, 17 और 2 19 हो जाएंगे, और 3 अगर निर्दलीय उनके साथ आते हैं, क्योंकि निर्दलीयों ने अभी भी समर्थन दे रखा है, तो 21 हो जाएंगे। तो ऐसे में उसे 9 उम्मीदवार और चाहिए बीजेपी का तोड़ने के लिए। क्योंकि सतीश नांदल जिन्होंने नॉमिनेशन भरा है वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। आज वो नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सुबह मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में मुलाकात करके गए। ऐसे में जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये होगी है कि इस बार हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खेला हो सकता है। कांग्रेस के 9 अगर उम्मीदवार बीजेपी तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो कहा जाता है कि दूसरी सीट भी बीजेपी के खाते में आ गई है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके लिए साख का सवाल बन गया, क्योंकि जिस तरीके से 1 साल तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ये दूसरी राज्यसभा सीट भी अगर बीजेपी के पास चली जाती है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसे में अपने 31 के 31 जो एमएलए है उनको पकड़ संभाल कर रखना, वो किसी तरफ इधर उधर ना हो जाए, बीजेपी के फेवर में वोटिंग ना कर दे, क्योंकि ये गुप्त वोटिंग होती है। इसमें कुछ जो दल बदल कानून इसमें लागू नहीं होता, कुछ भी लागू नहीं होता। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें मुझे लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। जी चलिए, ठीक है थानेश्वर, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।